हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था उसमें हमने किसी चालक, आवेशित चालक की वजह से पे जो बल होता है वह ज्ञात किया था और साथ ही साथ दाब ज्ञात किया था। आज जो है बच्चों, हम उसके अगला वाला टॉपिक जो है हमारा विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, वो आज हम ज्ञात करेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में कि एकांक आयतन में ऊर्जा हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होगा वो आज हम डिराइव करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन किताब के साथ तैयार हो जाइए। अब हम देख रहे हैं हमारा अगला टॉपिक। तो देखिए बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक गोला है जिसकी की त्रिज्या जो है वो है r। एक r त्रिज्या का गोला है। इस r त्रिज्या का ये जो गोला है यह आवेशित है और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है। एक तो देखिए ये आवेशित है, आवेशित तो होगा ही, क्योंकि अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो आवेश होगा तो विद्युत क्षेत्र होगा। तो आवेशित है और साथ में ये चालक है। ध्यान रखना बच्चों, जो भी हमने अभी एक दो डेरिवेशन पिछली देखी उन सभी पे हमने चालक की बात की, तो यहां भी हम किसकी बात करेंगे? चालक की। तो आवेशित चालक की हम बात कर रहे हैं। एक गोला लिया हमने r त्रिज्या का, जो कि एक जो गोला है वह आवेशित है और वो एक जो है चालक गोला है। ठीक है बच्चों, इस चालक गोले के एकांक आयतन में हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ऊर्जा। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर अगर हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है तो उस चालक के जो चारों, ये जो चालक है, ये चालक जो है इसके चारों ओर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि ये आवेशित है। अगर ये आवेशित है तो इसके चारों ओर कुछ ना कुछ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। ये बात तो कंफर्म है। अगर इसके चारों ओर कुछ विद्युत क्षेत्र होगा तो अब हमें क्या करना है? मान लो इसके जो भी इसका विद्युत क्षेत्र है इस समय वर्तमान में, जो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब जो भी इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसको अगर हमें बढ़ाना है, उसको अगर हमें क्या करना है? बढ़ाना है। तो क्या हम बढ़ा सकते हैं? क्या इसके चारों ओर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हमने क्या किया? एक चालक गोला लिया जिसकी त्रिज्या थी r और हमें क्या करना है? इस चालक गोले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाना है। इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्योंकि चालक है तो जो आवेश होंगे वो इसकी सतह पर होंगे, तो इसके चारों ओर जो है क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। अगर ऋण आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, धन आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, और अगर ऋण आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो मुझे इसके विद्युत क्षेत्र को अगर बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? इसके चारों ओर जो भी विद्युत क्षेत्र है उसको अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊं? हमें क्या करना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आवेश बढ़ाएंगे। इसके चारों ओर का क्या बढ़ा सकते हैं? हम आवेश बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके साथ बढ़ती है? आवेशों के साथ। जितने ज्यादा आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आवेश बढ़ाएंगे। अब आवेश बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे? कुछ कार्य करेंगे। आवेश बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ कार्य तो करेंगे। एक्स्ट्रा आवेश यहाँ लेके आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा हमें। ठीक है बच्चों, और जो हम कार्य करेंगे वह क्या होगा? वह जो कार्य होगा वह चालक के विद्युत क्षेत्र में, इस चालक के विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाएगा। आपने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी हुई है 11th क्लास में। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हम कार्य करते हैं वह उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में किसी वस्तु में क्या हो जाता है? संरक्षित हो जाता है। तो क्या करना है हमें? हमने एक चालक गोला लिया जो कि आवेशित चालक गोला है और इस आवेशित है तो इसके चारों ओर कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। हम क्या करेंगे? इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? आवेश बढ़ाएंगे या तो। ठीक है, आवेश बढ़ाएंगे तो हम इसमें कुछ ना कुछ क्या करेंगे? कार्य करेंगे। कार्य करने के लिए कार्य करेंगे तो वो जो कार्य होगा वो इसमें किस रूप से संरक्षित हो जाएगा? ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगर वो कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाएगा तो देखो, या तो हम आवेश बढ़ाएं यहाँ पे। अब आवेश बढ़ाने का क्या मतलब है? आवेश बढ़ाने का मतलब ये है कि हम बहुत सारे आवेश और ले आए, या तो ये कह सकते हो आप। या दूसरा तरीका क्या है? देखो, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह कहीं ना कहीं
वह कहीं ना कहीं आवेशों के घनत्व पे भी निर्भर करती है कि आवेश कितने पास पास हैं, आवेश कितने पास पास है, इस चीज पे भी निर्भर करती है। ठीक है, अभी मान लो कोई बड़ी बॉल है, कोई बड़ी बॉल है, उस पे उसका आयतन ज्यादा होगा, उसका आयतन ज्यादा होगा तो उस पे आवेश जो होंगे वो दूर 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 फैले हुए होंगे। उसी बॉल का सिर्फ आयतन कम कर दूं मैं, आवेश उतने ही रहने दूं, आयतन कम कर दूं, तो अब आवेश कहां आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। आवेश अगर पास पास आएंगे, आवेश अगर पास पास आएंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, और घनत्व बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ जाएगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस गोले के चारों ओर आवेश बढ़ाएं, या आवेशों का घनत्व बढ़ाएं। कैसे, आयतन को कम करके। किसको कम करेंगे हम, आयतन को। तो जो आयतन हम कम करेंगे उसमें भी तो हम कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। आवेश बढ़ाने का मतलब क्या है, आवेशों का घनत्व बढ़ाना, और आवेशों का घनत्व बढ़ाने के लिए हमें क्या कम करना पड़ेगा, इसका आयतन। और जो आयतन हम कम करेंगे उसमें भी तो हम कुछ कार्य करेंगे, और अगर आयतन को कम करने में जो हम कार्य करेंगे वह इसमें किस रूप में संरक्षित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में। और वही ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है कि वह ऊर्जा कितनी होगी। तो कुल मिला के बात क्या है कि भैया इसका विद्युत क्षेत्र बढ़ाना है, विद्युत क्षेत्र बढ़ाने के लिए आवेश बढ़ाओ। आवेश बढ़ाने का यहां हम क्या मतलब समझ रहे हैं, आवेशों का घनत्व बढ़ाना। आवेशों का घनत्व बढ़ाने के लिए हम इसका आयतन कम कर देंगे। आयतन कम करने से आवेश अभी भी उतना ही है पर अब वो पास पास आ जाएंगे, पहले ज्यादा फैले हुए थे, आयतन ज्यादा था, तो आयतन कम करने की वजह से अब आवेश पास पास आ चुके हैं। आवेश पास पास आ चुके हैं तो आवेशों का घनत्व बढ़ गया है। आवेशों का घनत्व बढ़ गया है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई है, बढ़ चुकी है। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेशों के घनत्व पे भी निर्भर करती है। आवेशों का घनत्व जितना अधिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा, क्योंकि जितने पास पास आवेश उतनी ज्यादा वहां से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकलेगी। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पढ़ाई थी, उस समय ही मैंने आपको बताया था। जो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के हमने गुणधर्म देखे थे उसमें मैंने ये सब चीजें आपको बताई थी। अगर याद नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को दोबारा देखिए जहां मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में आपको समझाया था, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बताया कि इसका क्या हम कम करेंगे, आयतन कम करेंगे, और आयतन कम करने में हमें क्या लगेगा, कुछ कार्य लगेगा, कुछ कार्य हमें करना पड़ेगा। और जैसे ही कुछ कार्य हम करेंगे वो कार्य ऊर्जा प्रमेय के नियम द्वारा किस रूप में संरक्षित हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाएगा। और वही ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है कि वह ऊर्जा कितनी है। ठीक है, वह ऊर्जा कितनी है। ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेशन हम देख लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको पता है जो गोला है, गोले का जो आयतन है 4/3 πr³ जो फॉर्मूला है गोले के आयतन का, तो आप क्या मान सकते हैं कि गोले का आयतन कम करने के लिए वो कौन सी चीज है गोले की जो हमें कम करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है, त्रिज्या। क्योंकि आयतन निकल के किससे आएगा, त्रिज्या से। आयतन का फॉर्मूला जो है उसमें क्या चीज आती है, त्रिज्या। तो गोले की त्रिज्या कम करोगे तो आयतन अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, और कोई चीज तो है नहीं गोले के आयतन के फॉर्मूले में जो बदल सकती है, सिर्फ त्रिज्या एक ऐसी चीज है जो हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं इसकी त्रिज्या कम करूंगा। मान लो मैंने इस गोले की त्रिज्या dr कम कर दी। ठीक है, चारों तरफ से dr त्रिज्या कम कर दी। अब वो बॉल थोड़ी छोटी हो चुकी है, बॉल छोटी हो चुकी है मतलब अब गोला जो है वो इतना ही रह गया। dr त्रिज्या मैंने इसकी कम कर दी है। क्यों कम कर दी है dr त्रिज्या, क्योंकि मुझे क्या कम करना है, इसका आयतन कम करना है। तो dr त्रिज्या मैंने कम की तो अब गोला इतना रह गया। ठीक है, पहले त्रिज्या कितनी थी, r, कितनी कम कर दी, dr। तो ये जो अंदर वाला गोला है इसकी त्रिज्या कितनी बचेगी बच्चों, r माइनस dr। इसकी त्रिज्या कितनी बचेगी, r माइनस dr। बात आ गई समझ में। मैंने क्या किया, आयतन कम करने के लिए गोले की क्या कम कर दी, त्रिज्या कम कर दी। ठीक है बच्चों, अब गोले की जो त्रिज्या हम कम करेंगे तो पहले मैं बच्चों यहां जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो लिख देता हूं। माना चित्रानुसार लिख दो आप, चित्रानुसार त्रिज्या r का एक आवेशित गोला लिया गया। ठीक है, गोले के चारों ओर स्थित
विद्युत क्षेत्र को की तीव्रता को या विद्युत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए गोले के आयतन में, अब देखो बच्चों, जो गोले का आयतन है, मान लो पहले v था, पहले गोले का आयतन कितना v था, तो गोले का आयतन v में dv, अब मैंने कितना कम करने की कोशिश कर रहा हूं, गोले का आयतन dv, बात आ रही है समझ में। छोटी सी त्रिज्या कम की मैंने d लगा दिया, मतलब छोटी सी त्रिज्या कम की, छोटी सी त्रिज्या कम करूंगा तो आयतन जो होगा वो भी तो थोड़ा सा ही कम होगा, ठीक है। तो गोले के आयतन में dv घन इकाई की कमी की गई, ठीक है। इसके गोले के आयतन में dv घन इकाई की कमी की गई, ठीक है। तो dv जो है इसका आयतन कम कर दिया, ठीक है। अगर dv आयतन कम कर दिया, कैसे किया भाई, गोले की त्रिज्या को, गोले की त्रिज्या को dr, गोले की त्रिज्या dr घटाने पर या कम करने पर, घटाने पर या कम करने पर क्या होगा, गोले की त्रिज्या dr घटाने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, भाई आपने त्रिज्या कम की, दूरी कम की, आपने त्रिज्या कम की किसी गोले की, तो भैया कुछ ना कुछ तो कार्य किया होगा आपने, कुछ कार्य कर रहे हो तभी तो उसका कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो किया गया कार्य कितना होगा वो हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, कार्य जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लगाया गया बल इंटू तय की गई दूरी, लगाया गया बल इंटू तय की गई दूरी। तो dr कम करने के लिए किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, dw, छोटा सा कार्य करना पड़ा होगा, छोटी सी त्रिज्या कम करने के लिए छोटा सा कार्य dw किया होगा आपने, ठीक है। छोटा सा कार्य dw कितना होगा बच्चों, छोटा सा कार्य dw होगा बल इंटू, अब यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां दूरी कम कर रहे हो, दूरी कम कर रहे हो, कितनी दूरी कम कर रहे हो, dr, तो ये दूरी की जगह कितना आ जाएगा, dr, ठीक है। त्रिज्या कम कर रहे हो कितनी, dr, तो दूरी की जगह क्या आ जाएगा, dr आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कार्य आपने कितना किया, छोटा सा f इंटू dr, f इंटू dr। अच्छा आपको पता है f का मान क्या होता है, बल बराबर मैं क्या कह सकता हूं, बल बराबर, या अगर प्रेशर की बात करूं तो आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, लगाया गया बल कितने क्षेत्रफल या प्रति इकाई मीटर स्क्वायर क्षेत्र में लगाया गया बल, वो क्या होता है हमारा प्रेशर यानी कि दाब। तो यहां से बल का मान कितना आ जाएगा बच्चों, P इंटू ए। अभी आपको कारण समझ में आएगा कि मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं, इसका कारण क्या है। तो F बराबर कितना आ गया, P इंटू ए। तो dw, इसको नाम दे दो नंबर 1, इसको नाम दे दो 2, तो मैं कह सकता हूं 1 व 2 से F का मान इसमें रख दूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा, dw कितना आ जाएगा बच्चों, P इंटू ए डी आर आ जाएगा, P इंटू ए डी आर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और आपको ये चीज पता है, आपने पिछले वाले वीडियो में P का मान चालक पर दाब P आपने याद किया था पिछले वाले वीडियो में, कितना याद किया था, 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हालांकि आपकी बुक में इसे देखो, दो फॉर्मूले याद किए थे हमने इसके, एक तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर याद किया था, और एक जो हमने फॉर्मूला याद किया था वो याद किया था सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी याद किया था हमने। अगर आप पिछला वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो दाब के दोनों ही फॉर्मूले याद किए थे,
ठीक है बच्चों, तो फिलहाल मैं दाब का ये वाला फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं। ठीक है, तो चालक पर दाब कितना था बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, यहां से पी का मान रखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी आर, ए इंटू डी आर। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर मैं मान निकालना चाहूं डी डब्ल्यू का तो कितना आएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ए क्या होता है बच्चों, ए होता है क्षेत्रफल, और आपको पता है कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर जो है वह क्या है, यहां 4 पाई आर स्क्वायर डी आर गोले के आयतन में कमी है। कैसे निकलेगी, अगर आप वास्तव में पता लगाना चाहते हो कि गोले के आयतन में कमी कितनी है, ये अगर आप वास्तव में लाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, बड़े वाले गोले का आयतन निकाल लो जिसकी त्रिज्या r है, छोटे वाले गोले का आयतन निकाल लो जिसकी त्रिज्या कितनी है r माइनस डी आर, और बड़े वाले गोले के आयतन में से छोटे वाले गोले का आयतन घटा दोगे तो क्या आ जाएगी कि कितना कम हुआ, कमी आ जाएगी गोल, जो कि कितनी आ रही है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आ रही है। ठीक है बच्चों, तो जो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर है यह क्या है, यह मैंने क्या मानी थी, गोले के आयतन में जो डीवी घन इकाई की कमी की गई थी। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि ये जो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर है ये डीवी तो है, डीवी घन इकाई कमी की गई थी। ठीक है, किसमें, गोले के आयतन में। तो डीवी जो है वो क्या था, कितनी कमी हुई आयतन में, जो कि इसके बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि डीवी जो है वो किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के, इसके बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के। तो बच्चों इस फॉर्मूले में डी डब्ल्यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, अब ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, डीवी लिख सकता हूं, क्योंकि डीवी क्या है, डीवी जो थी वो क्या थी, गोले के आयतन में जो कमी की गई थी वो डीवी घन इकाई थी। ठीक है, घन इकाई क्यों लगाया था मैंने, क्योंकि आपको पता है आयतन के साथ क्या आता है, मीटर क्यूब या जो भी इकाई होती है उसका घन लगता है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू कितना आ गया बच्चों, अब मेरे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा जो हमने कार्य किया, जो हमने कार्य किया। ठीक है, अब आपको पता है कार्य जो होता है, कार्य जो होता है, कार्य जो होता है वह किस रूप में संरक्षित होता है, ऊर्जा के रूप में संरक्षित होता है। अब जरा देखो हमारा हेडिंग क्या थी, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, कि एकांक आयतन में मतलब या 1 मीटर क्यूब आयतन में, 1 मीटर क्यूब आयतन में कितनी ऊर्जा है, या छोटे से आयतन में कितनी ऊर्जा संरक्षित है। जो हम कार्य कर रहे हैं वो ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो रहा है। कार्य किस चीज का कर रहे हैं, त्रिज्या कम करने का, क्यों, विद्युत क्षेत्र बढ़ाने के लिए। तो वो जो हम कार्य कर रहे हैं वह 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में वह कार्य 1 मीटर क्यूब आयतन में या छोटे से आयतन में, एकांक का मतलब आप छोटा सा भी मान सकते हो, छोटे से आयतन में वह कार्य कितनी ऊर्जा के रूप में संरक्षित है, कितनी ऊर्जा है वह। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरह से हमें ये निकालना है कि आयतन में कितनी एक छोटे से आयतन में या 1 मीटर क्यूब आयतन में, 1 मीटर क्यूब आयतन में, 1 मीटर क्यूब आयतन में कितनी ऊर्जा संरक्षित है कार्य के रूप में। ठीक है, तो एक तरह से वो क्या होगा, कार्य और आयतन का अनुपात ही तो होगा, कार्य और अनुपात, आयतन का क्या होगा, अनुपात। तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, वो अनुपात मैं यहां से भी याद कर सकता हूं कि मैं यहां लिख देता हूं, यहां थोड़ी जगह है, यहां लिख देता हूं मैं डी डब्ल्यू, अगर ये डीवी को मैं इधर लिया हूं बटे में आ जाएगा ये। अब ये क्या हो गया, छोटे से आयतन में, छोटे से आयतन में संरक्षित ऊर्जा, यहां कार्य क्या है, संरक्षित ऊर्जा है, ऊर्जा के रूप में जो हमारा कार्य है वो संरक्षित हो रहा है। तो छोटे से आयतन में कितनी ऊर्जा संरक्षित है, वो कितना आएगा यहां से 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि ये जो डी डब्ल्यू बटे डीवी है, यहां लिख देता हूं मैं इसके लिए। चलिए आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, या फिर मैं इस हेडिंग को अभी मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हेडिंग तो आपको बुक में ही मिल जाएगी आपकी। तो मैं यहां क्या कह सकता हूं बच्चों
कि ये जो dW/dV है, जो dW/dV है वो क्या है यहाँ पे, वह इकाई आयतन में संचित ऊर्जा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जहां dW/dV इकाई आयतन में या विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संरक्षित ऊर्जा है, संरक्षित ऊर्जा। और ये आपको पता है कार्य ऊर्जा प्रमेय के द्वारा ये ऊर्जा कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, U के द्वारा। U है कार्य ऊर्जा प्रमेय, अगर आपने पढ़ी है तो हमें पता है कि किया गया कार्य जो होता है वह किस रूप में संरक्षित होता है, ऊर्जा के रूप में संरक्षित होता है। ठीक है, और कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसीलिए हमने U के द्वारा दर्शाया है इसे। तो dW/dV क्या है, विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में, एक इकाई आयतन मान रहा हूं मैं, ये जो छोटा सा dV है, छोटा सा जो आयतन है इसे मैं इकाई आयतन मान रहा हूं, इकाई आयतन में संरक्षित ऊर्जा U है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये इकाई आयतन में संरक्षित ऊर्जा U है तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, तो अतः U बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 ε0 E²। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। क्या है, किस चीज का फॉर्मूला है, किसी आवेशित चालक के विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संरक्षित ऊर्जा। ठीक है, यह ऊर्जा कहां से आई, ये हमने कार्य किया, ये ऊर्जा वहां से आई। कार्य किस चीज के लिए किया, विद्युत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। क्या कार्य किया, त्रिज्या कम कर दी, उससे क्या हुआ, आवेशों का घनत्व बढ़ गया, आवेशों का घनत्व बढ़ गया तो विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा डेरिवेशन है ये हो सकता है बुक से थोड़ा सा अलग हो, लेकिन ये मैंने बिल्कुल इजी तरीके से, और जो कंसेप्चुअल बेसिक जो डेरिवेशन था, बिल्कुल कंसेप्ट पे बेस्ड था ये पूरा डेरिवेशन। इसमें कहीं भी आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो उस बेस पे मैंने ये डेरिवेशन आपको करवाया है। ये हमारा लास्ट में फॉर्मूला आ चुका है ऊर्जा का। फिर भी आपको कोई समस्या आती तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी समस्या को क्लियर करूंगा। अब देखिए बच्चों, अब जो है हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के। जो हमारा पहला पार्ट था उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है चैप्टर 1 के जो है न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा। चैप्टर 1 पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स मैं इसलिए उठा रहा हूँ चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स, दो फायदे हैं, न्यूमेरिकल्स तो कवर होंगे ही और हमारा चैप्टर 1 का थोड़ा रिवीजन भी होगा। तो अभी जो है मैं आज जो है आपको चैप्टर 1 में जो एक तो हमने आवेशित करने की विधियां पढ़ी थी, 3 विधियां हमने पढ़ी थी आवेशित करने की चैप्टर 1 में, किस किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। हमने घर्षण करवाया था, ठीक है, और जिसमें हम संपर्क में लाते थे वस्तुओं को और घर्षण करवाते थे। फिर सेकंड वाले में हमने सिर्फ संपर्क में लेके आए थे, थर्ड वाले में हम संपर्क में भी नहीं लेके आए थे, ठीक है, तो इंडक्शन के द्वारा ही हो गया था वो प्रोसेस। तो ये जो है आवेशित करने की जो विधियां थी उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, साथ ही साथ जो है आपके जो आवेशों के आपने गुणधर्म पढ़े थे, जो आपने आवेशों के गुणधर्म पढ़े थे उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे। बहुत से हमने गुणधर्म पढ़े थे, जिसमें मुख्य मुख्य जैसे हमने पढ़ा था आवेशों के संरक्षण का नियम पढ़ा था, क्वांटाइजेशन पढ़ा था, ये सब जो हमने गुणधर्म पढ़े थे वो हम देखेंगे। उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कुछ देखेंगे, 2-3 एक्स्ट्रा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जिससे आपका टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा आपको। और साथ में जो है हम अगर टाइम रहा तो आपकी बुक के भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे कूलाम के नियम पे आधारित, जिसमें से 5 उदाहरण मैं पहले करवा चुका हूं आपको। इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने 4-5 न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे, तो उसके आगे के न्यूमेरिकल्स आज हम देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट, तो आप न्यूमेरिकल्स के लिए तैयार हो जाइए। देखिए बच्चों, जो फर्स्ट जो हमारा जो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल टाइप लूंगा, मैं कोई पूरी भाषा नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन की, सिर्फ एक मोटा मोटा आपको उदाहरण समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए उसे आप लोग और कॉपी में नोट भी कीजिएगा। तो जो पहला जो है हमारा आवेशित करने की विधियां थी उसी पे बेस्ड मैं ले रहा हूँ। मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सी विधि की बात कर रहा हूँ, ये सब अब आपको खुद के अपने लेवल पे आपके नोट्स जो है पुराने लेक्चर के वो खोलने या फिर पुराना लेक्चर दोबारा देखना है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सब कुछ अगर मैं बता दूंगा तो आप कुछ मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो मेहनत आपको डबल करनी है, जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ उससे डबल मेहनत अब आपको करनी है। तो देखिए, मान लीजिए
एक क्वेश्चन के रूप में नहीं दे रहा हूं मैं आपको, इसकी कोई भाषा नहीं लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन की भाषा अगर आप चाहेंगे तो मैं लिख दूंगा, मतलब बोल दूंगा यहाँ पे, या फिर टाइप्ड एक क्वेश्चन में यहाँ पे दिखा दूंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए एक वस्तु है, वो धन आवेशित है प्लस क्यू से, प्लस क्यू आवेश है उसमें, ठीक है। एक वस्तु है उदासीन है, एक वस्तु उदासीन है। ये दोनों जो वस्तु हैं एक दूसरे के, तो ये जो दोनों गोले हैं बच्चों, ये हैं एक दूसरे के समान है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये समान हैं, आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल गोले हैं। मान लो ये दो गोले हैं, एक प्लस क्यू से आवेशित है, मतलब उसमें जो धन आवेश है वो प्लस क्यू है, धन आवेशित है वो गोला, और जो सेकंड जो है वो गोला जो है उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इन्हें आपस में संपर्क में लाया गया, इन्हें स्पर्श करवाया गया, स्पर्श करवाया, तो स्पर्श करवाने पर क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के स्पर्श में आ गए। यहां लिख देता हूं मैं, स्पर्श करवाया। अब पहला जो क्वेश्चन आता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, कि दोनों गोलों पर आवेश ज्ञात कीजिए। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जब भी बच्चों मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो एक बार के लिए आप वीडियो को पॉज किया करो, वीडियो को पॉज करके अपना दिमाग लगाया करो कि दोनों पे आवेश क्या हो सकता है। उसके बाद वीडियो को अनपॉज करो और फिर सॉल्यूशन देखो। तो जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो तुरंत आपको वीडियो को पॉज करके अपना दिमाग लगाना है इसमें, कि इसमें जो आवेश है वो कितने होंगे दोनों पे, ठीक है बच्चों। इस पे दोनों पे आवेश कितना होगा, पहली चीज, ठीक है। तो सेकंड जो चीज है इसमें, सेकंड चीज मैं बाद में पूछूंगा, पहले इसी के ऊपर अपन डिसाइड कर लेते। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैंने बताया था, अगर गोले समान हो या जो वस्तुएं आवेशित है और जिनको हम आपस में संपर्क में ला रहे हैं, अगर वो समान है तो उनमें आवेश जो है वो समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, समान है। तो अगर इस पे Q है, पहले इस पे कितना आवेश था Q, अब दोनों पे समान जाएगा तो आधा आधा चला जाएगा। आधे आधे का मतलब क्या है, इस पे भी Q/2 चल जाएगा, इस पे भी Q/2 चल जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान है, एक दूसरे का आइडेंटिकल है, ठीक है बच्चों। ये तो हो गई हमारी पहली बात, पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक तीसरा गोला जो है, जो कि धन आवेशित था, एक तीसरा धन आवेशित गोला लिख देता हूं मैं यहां पे, धन आवेशित गोला। इन गोलों के संपर्क में लाया जाए, संपर्क में लाया गया, एक तीसरा आवेशित गोला इनके संपर्क में लाया गया। अब संपर्क में लाने का क्या मतलब है, संपर्क में लाने का मतलब यह है, संपर्क में तो नहीं बोलेंगे, गोले के नजदीक लाया गया, पास लाया गया, लेकिन इसको टच नहीं किया। समझ रहे हो आप कौन सा, यहाँ पे कौन सी विधि है, प्रेरण वाली विधि आप लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हम, यहाँ तो हमने संपर्क में ले आए थे, ठीक है, संपर्कित कर दिया था इनको, तो ये दूसरी विधि है। और यहां हम क्या कर रहे हैं, एक तीसरा गोला ला रहे हैं, जो कि सिर्फ नजदीक ला रहे हैं, सिर्फ प्रेरण विधि लगेगी उसमें, प्रेरण द्वारा आवेशित करेगा वो, उनमें नजदीक में लाया जाए तो फिर आपको बताना है कि इन तीनों गोलों पर आवेश कितना होगा। तो या फिर मैं एक काम करता हूं, इसको मैं नाम देता हूं गोला नंबर ए, इसको नाम देता हूं गोला नंबर बी, और जो तीसरा धनावेशित गोला है उसको नाम देता हूं सी। इन गोलों के नजदीक में लाया गया या गोले, दोनों के नहीं बोलता हूं मैं, एक गोला ले लेता हूं ए गोले के नजदीक लाया गया। थोड़ा क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा दूंगा। ए गोले के नजदीक में लाया गया, जो ए नंबर का ये ए था, ये आपका बी था, तो ए के नजदीक में लाया गया तथा ए को -Q
या ए पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज हो सकता है ऊपर नीचे हो रही हो, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया, क्वेश्चन में भी दोबारा भी समझा दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो बी पर आवेश ज्ञात करें। अब बड़े ध्यान से समझना है बच्चों आपको। देखो क्या हुआ, एक गोला ए था, एक गोला बी था। ए प्लस क्यू था, बी उदासीन था। दोनों गोले समान थे, आइडेंटिकल थे, उनका आकार प्रकार सब समान था। तो जब उनको आपस में संपर्क में लाया गया तो दोनों क्या हो गए, मैंने बताया था संपर्क में लाने के पश्चात आवेश जो है वो यहां से यहां प्रवाहित होगा, पर कितना होगा, अगर दोनों समान है, आइडेंटिकल हैं, तो दोनों में समान आवेश प्रवाहित होगा। वरना फिर निर्भर करेगा किस पे, वो आपकी जो सारणी दी हुई थी कि किसको किससे रगड़ने पर, एबेनोइट को बिल्ली के उस छड़ को बिल्ली के बालों से रगड़ा, और वो जितनी भी धातु है अलग अलग धातुओं पे निर्भर करता है किस पे क्या आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, धन आवेश होगा, कितना आवेश होगा। लेकिन अगर समान है, बिल्कुल ये बिल्कुल समान गोले हैं, तो इन पे समान आवेश वितरित हो जाएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था, जब मैंने वो लेक्चर आपको बताया था। तो इस पे भी Q बटा 2 चला गया, इस पे भी Q बटा 2 चला गया। दोनों गोलों पर आपको आवेश ज्ञात करना था, Q बटा 2, ए पे भी और बी पे भी। फिर क्या हुआ, एक तीसरा धनावेशित गोला C लाया गया ए गोले के नजदीक में। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, अभी भी ये है तो धनावेशी थी ना, क्योंकि प्लस Q बटा 2 ही तो गया है दोनों तरफ। पहले प्लस Q था, अब प्लस Q का आधा आधा चला गया, तो ये है तो अभी भी धनावेशित दोनों। ठीक है, तो ये हमारा A है Q बटा 2, ये हमारा B है Q बटा 2, और दोनों ही धनावेशित है कहीं ना कहीं, दोनों ही क्या है, धनावेशित है। अब एक तीसरा गोला C इसके नजदीक लाया गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये C को यहां पे नजदीक लेके आए, इसके C को इसके नजदीक लेके आया, और C था धनावेशित। अब एक बात कंफर्म है कि ये धनावेशित है, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये अपनी तरफ खींच लेगा, उनको ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो जब C को इसके पास लेके आए, तो ये जो A नंबर का गोला था, अब ये माइनस Q आवेशित हो गया। ये कितना आवेशित हो गया, माइनस Q। आपको बताना है अब B कितना हो जाएगा, जब C को इसके पास लेके आए, जब C को A के पास लेके आए, तो ये धनावेशित था, तो ये क्या करेगा, धनावेश क्या करता है, जितने भी ऋण आवेश है उनको अपनी तरफ खींच लेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पे आ गए। ठीक है, और ये क्या हो गया, माइनस Q हो गया आवेशित, जो A वाला था। अभी पूछ रहे B पे कितना आवेश होगा, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि बोले इस पे जैसे Q था तो Q बटा 2 हो गया, तो इस पे Q माइनस Q बटा 2 हो जाएगा, ये नहीं कह सकते हो। अब आप देखो बच्चों, एक हमने नियम पढ़ा था आवेश संरक्षण का नियम। तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट समझ में आएंगे आपको। एक तो संपर्क करके आपने आवेशित किया, एक यहाँ पे आपने क्या किया, प्रेरण द्वारा आवेशन किया, और जब B पे आवेश ज्ञात करना है तो एक आपका नियम था आवेश संरक्षण का नियम, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी निकाय में कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, जब तक कि बाहर से उस पर कुछ आपने छेड़खानी नहीं की हो, बाहर से इससे कुछ और आपने इसमें आवेश वगैरह नहीं डलवाए हो, बाहर से कोई और आपने इसको किसी दूसरे स्रोत से आवेशित नहीं किया हो, तब तक उस पर क्या रहता है, कुल आवेश क्या रहता है, समान रहता है। तो देखो बच्चों, पहले ये एक हमारा सिस्टम था, और इस पे देखा जाए तो इस पे प्लस Q था, इस पे 0 आवेश था, एक तरह से उदासीन है, तो 0 आवेश तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें हो सकता है धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या समान हो। तो इस पे कुल आवेश कितना था, प्लस Q था। फिर ये जो सिस्टम था यहाँ आया, ये पूरा निकाय अब यहाँ आया। अभी भी अगर आप इस पे टोटल आवेश ज्ञात करोगे तो कितना रहेगा, था Q ही तो है, Q बटा 2 प्लस Q बटा 2। फिर ये वाला जो सिस्टम अब आया, ये जो सिस्टम है, इस पे आपने कोई एक्स्ट्रा आवेश तो नहीं दिया ना, ये आप ये नहीं कह सकते आप एक्स्ट्रा आवेश दे रहे हो। ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये तो सिर्फ अपना काम कर रहा है आवेशित करने का, एक्स्ट्रा आवेश नहीं दे रहा है। वो जो इसमें आवेश है उसी को इधर उधर कर सकता है, ये बस उसी को इधर उधर कर रहा था। जैसे इसको आप पास में लाए, इसको इसके पास में लाए, तो यही आवेश इसमें बट गया। तो यहाँ पे भी ऐसा कोई स्रोत नहीं है कि जो एक्स्ट्रा आवेश दे रहा है, आवेश इस निकाय का संरक्षित रहेगा।
तो इसका मतलब अगर ये माइनस क्यू है तो इसका टोटल आवेश अभी भी कितना रहना चाहिए, प्लस क्यू। तो अगर इसका टोटल आवेश आपको प्लस क्यू रखना है तो बी को कितना आवेशित करना पड़ेगा, प्लस का 2q, क्योंकि प्लस के 2q में से q जाएगा तो कितना बचेगा, q बचेगा। बात आ रही है बच्चों समझ में? तो यहां हमारा कौन सा नियम लग गया, आवेश संरक्षण का, कि किसी निकाय का कुल आवेश क्या रहता है बच्चों, संरक्षित रहता है। बात आ गई समझ में? यहां पे कुल आवेश q, यहां पे कुल आवेश q, और जब यहां पे हम इसको लेके आए, जब यहां हम इसको लेके आए तो क्या हुआ, ये माइनस q तो ये प्लस 2q, और कुल आवेश क्या हो गया बच्चों, संरक्षित हो गया। बात आ गई समझ में? इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये बी पे जो आवेश है वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 2q हो जाएगा। ये मत कह देना कि ये माइनस q है, बोले ये माइनस q है तो ये प्लस q कर दो, नहीं, गलत हो जाएगा। इसको कितना लोगे आप, 2q, क्योंकि कुल आवेश कितना रहना चाहिए, q ही रहना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस भी मैंने आपको जब लेक्चर समझाया था तब आपको बताए थे, मैंने कुछ 1-2 उदाहरण मैंने लिए थे। तो इसे नोट कर लीजिए आप, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है, ये सभी जो क्वेश्चन है ये किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है और मैंने उसको बताया है, वही क्वेश्चन है। आप ही लोगों से मुझे क्वेश्चन मिलते हैं और उनके जो उसमें मेरे को अच्छा सा क्वेश्चन वही लगता है तो वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे आधारित है, जो अभी हमने पढ़ा है उसी पे आधारित है। तो जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूं, एक बार के लिए वीडियो पॉज करके एक बार के लिए अपना दिमाग जरूर लगाया करो उसमें। ये नहीं सिर्फ मेरी कही हुई बातों को कहानी की तरह सुन लिया और हाँ भाई हमने आज फिजिक्स का एक लेक्चर देख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना दिमाग लगाया करो, वीडियो को पॉज करके देखा करो आपका उत्तर क्या आ रहा है, और फिर मैं जो उत्तर बताऊं वो देखा करो। समान आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप सही रास्ते पे हैं। नहीं आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। देखिए कहाँ कमी है, कौन से कंसेप्ट में कमी है, उस कंसेप्ट का वीडियो दोबारा देखिए, आपको जरूर कंसेप्ट क्लियर होगा और नेक्स्ट टाइम उस कंसेप्ट के क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपकी बार क्या कर रहा हूं बच्चों, इस बार भी मैं 2 गोले ले रहा हूं, 2 समान गोले हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स ले लेता हूं मैं 2। एक प्लस q है, एक माइनस q है। इस बार ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, और ये दोनों गोले क्या हैं बच्चों, ये दोनों गोले समान हैं। ठीक है, इसको नाम दे दो वही a, इसको b। एक और गोला ले लेता हूं बच्चों c, जो कि उदासीन है। जो सी गोला है वो उदासीन है। क्या होता है बच्चों, जो सी गोला है उसको मैं क्या करता हूं, पहले तो ए से संपर्कित करवाऊंगा। तो सी को ए से क्या किया मैंने, संपर्कित करवाया। सी को जो कि उदासीन था उसको ए से संपर्कित करवाया। ठीक है, अच्छा बच्चों गोले जो हैं वो समान हैं, ये सब तीनों गोले क्या हैं, तीनों ही गोले क्या हैं, समान है। 2 के लिए लिख दिया मैंने यहाँ पे। तीनों गोले क्या हैं बच्चों, समान। समान मतलब आकार प्रकार में समान है ये। ठीक है बच्चों, तो जो गोले हैं ये समान हैं। सी को जो है मैंने ए से संपर्कित करवाया पहले। जब सी को मैंने ए से संपर्कित करवाया तो इसमें कुछ ना कुछ जो है ट्रांसफर होगा चार्जेस का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे आवेश जाएगा, वो देख लेंगे हम अभी कैसे जाएगा। फिर क्या किया, सी को ए से संपर्कित करवाया तथा उसके पश्चात सी को बी से संपर्कित करवाया, बी से संपर्कित करवाया। ठीक है, सी को किससे संपर्कित करवाया बच्चों, बी से संपर्कित करवाया। अब आपको यह ज्ञात करना है कि ए, बी व सी पर कितना आवेश होगा। ए पर कितना आवेश होगा, बी पर कितना आवेश होगा, व सी पर कितना आवेश होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन है आपका, ए, बी व सी पर आवेश ज्ञात करें।
तो आप लोग 1 मिनट पॉज करके वीडियो को और इसका हल याद करने की कोशिश कीजिए। पॉज कीजिए वीडियो को, उसके बाद इसको हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, पॉज कर लीजिए। तो पॉज करके आप इसको हल करिएगा और फिर इस हल को देखिएगा कि आपके में और मेरे में क्या भिन्नता आ रही है। ठीक है, या समान है तो क्या आपने भी वही कंसेप्ट लगाया जो मैंने लगाया? कई बार ऐसा होता है हल हमारा समान आ जाता है लेकिन कंसेप्ट हम गलत लगा देते हैं, लेकिन तुक्के से कैसे भी उत्तर सही आ जाता है। तो वो तुक्का 1 बार 2 बार चल जाएगा, जरूरी नहीं एग्जाम में वो चले। तो कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो ए बी व सी पर आवेश ज्ञात करना है आपको। तो चलो बच्चों, सबसे पहले सी को ए से संपर्कित करवाया इसने। चलिए सी को ए से करवा देते हैं। सी उदासीन था, ये ए है, ए प्लस क्यू है, और सी उदासीन था तो इसको इससे संपर्कित करवा दिया। ये ए था और ये सी था। तो आपको पता है दोनों समान हैं तो दोनों में आवेश बराबर आ जाएगा। इसमें भी Q/2 और इसमें भी Q/2, क्योंकि दोनों गोले क्या हैं? समान हैं। ठीक है, समान गोले हैं। फिर इसने क्या किया? C को तो हटाया यहां से और उसको किससे संपर्कित करवा दिया? B से। अब C देखो बच्चों, हटाने के पश्चात अब इसमें आवेश कितना आ चुका है? Q/2। अब ये आवेशित हो चुका है कितना? Q/2 C यहां से। और इसको किससे संपर्क? इसको उदासीन मत लेना अब, क्योंकि उसने बोला है उसके पश्चात, अलग अलग नहीं कि पहले सी को ए से करवाया, ठीक है वो अलग स्थिति है, फिर सी को बी से करवाया, वो नहीं, उसके पश्चात। पहले सी को ए से कराया, ठीक उसके पश्चात, मतलब जब सी आवेशित हो चुका है Q/2 तो इसी को फिर किससे संपर्कित करवाया? बी से, जो कि कितना था? -Q था, जो कि कितना था? -Q। अब देखो बच्चों, इसने पूछा ए बी व सी पर आवेश ज्ञात करना है। तो ए पर तो Q/2 आ गया, ए पर तो कितना आ गया? Q/2। तो ए का तो काम खत्म हो गया। बात करते हैं बी और सी की। बात करते हैं बी और सी को आपस में संपर्कित करवाने पर कितना आवेश रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर बी और सी को संपर्कित करवाएं तो कितना आवेश होगा। तो देखो एक चीज आपने देखी होगी यहाँ पे कि जब दोनों गोले समान होते हैं तो आधा आधा दोनों में चला जाता है। जैसे Q था तो Q का आधा इसमें चला गया, Q का आधा इसमें चला गया। अब ये दोनों गोले भी समान हैं तो इनमें भी कितना जाएगा? आधा आधा जाएगा। आधा आधा कैसे जाएगा? ये प्लस ये करके इसका आधा निकाल लो, ये और ये करके उसका आधा निकाल लो। तो Q/2 में अगर आप -Q जोड़ोगे तो ऐसा आएगा 2 और यह आ जाएगा Q - 2Q और यह आ जाएगा -Q/2। कितना आ जाएगा? -Q/2। ठीक है बच्चों, अब इसका आधा कितना होगा? पहले तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, ये जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। वापस समझा देता हूं कि मैं बोल रहा हूं कि संपर्कित होने के पश्चात जो B और C है, ये B है और ये C है, इनमें जो आवेश होगा वो समान रूप से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों गोले क्या है? ये गोला इसके भी क्या है? समान। तो आवेश आधा आधा जाएगा दोनों में। आवेश दोनों में क्या जाएगा? आधा आधा। अगर आपको गोलों के साथ समान शब्द दिख गया तो ध्यान रखना, आवेशित होने के बाद दोनों में जो आवेश होगा वो समान रूप से फैलेगा। ठीक है, तो आधा आधा आवेश जाएगा दोनों में। तो इसका आधा क्या होगा? पहले इसका टोटल आवेश ज्ञात कर लो। तो क्या करो? -Q में Q/2 जोड़ दो या Q में -Q जोड़ दो। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? -2Q + Q/2 बराबर -Q/2। पहले तो इनको जोड़ दिया तो टोटल आवेश तो ये आ गया। अब उसका इस आवेश का, इस टोटल आवेश का आधा इसमें जाएगा और इस आधा इसमें जाएगा। तो इस -Q/2 का आधा क्या होगा बच्चों? -Q/4 और इसका -Q/4। तो टोटल आवेश निकाला। संपर्कित होने के बाद उस टोटल आवेश का, इस टोटल आवेश का आधा इसमें चला गया सी में और आधा बी में चला गया। तो ए में तो कितना जाएगा? Q/2, बी में कितना जाएगा? -Q/4 और सी में कितना जाएगा? -Q/4। पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों इसको, फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों इन दो न्यूमेरिकल्स अभी हमने किए हैं, इसमें हमने क्या देखा है? इसमें हमने अभी दो जो है गुणधर्म देखे हैं, या दो चीज़ों को, दो कंसेप्ट्स को क्लियर करा। एक तो आवेशित करना, आवेशित करने की विधियां देखी थी, तो वो आवेशित करने की विधियां किस तरह काम करती है। दूसरा हमने गुणधर्म देखा, संरक्षण का नियम देखा। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि अगर चालक जो वस्तुएं वो समान है, एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, आकार प्रकार में समान है, तो फिर उनमें जो आवेशित होने के बाद जो आवेश वितरण होगा वो समान रूप से होगा। ठीक है, किसी में ज़्यादा किसी में कम नहीं होगा, दोनों में समान रूप से आवेश वितरित होगा अगर वस्तुएं कैसी है? समान है। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे एक गुणधर्म पढ़ा था हमने छोटा सा, उस पर बेस्ड है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट मैं उसको यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है
एक इलेक्ट्रॉन है जो कि विश्राम पर है, विश्राम अवस्था में है, और उसके ऊपर आवेश आपको पता है कितना होगा, -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होगा उस पर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, विश्राम पे है, तो उस पर आवेश कितना है, -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम आपको पता है, और इलेक्ट्रॉन है तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब अगर वह इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है यह गति करता है किससे, किस स्पीड से गति करता है, गति करता है 3/2 c से, जहां c क्या है, के वेग से, 3/2 c के वेग से, और c क्या है, c है प्रकाश का वेग। आपका होमवर्क है प्रकाश का वेग कितना होता है, ये आपको पता करके और कमेंट करना है मुझे। प्रकाश का वेग गति करता है प्रकाश के वेग से। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होगा वह कितना होगा। पहले इलेक्ट्रॉन विश्राम में था, उस पे आवेश था -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ये आपको पता है, आवेश इतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन था माइनस लगा दिया मैंने। फिर आवेश क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन गति करता है 3/2 c से, मतलब 3/2 गुना, या फिर मैं कह सकता हूं जो प्रकाश का वेग है उसके 3/2 गुना से वो गति कर रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर अब कितना आवेश होगा। तो एक छोटा सा हमने नियम पढ़ा था कि आवेश जो होता है वह वेग पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान करता है पर आवेश नहीं करता। ये एक नियम हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी अलग से एक लिखवाया था, द्रव्यमान वाले पे आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि भैया जो आवेश है, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, m बराबर m0/1 - v²/c², ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। बट ये किस पे लागू होता है, द्रव्यमान पे, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वह तो वेग के साथ कम या ज्यादा हो सकता है, परंतु आवेश जो है उस पे वेग का कोई असर नहीं पड़ता। तो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम ही रहेगा, अभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से कई बार कंपटीशन वगैरह में उलझाने वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आपको इस तरह से बड़ा सा क्वेश्चन बना के दे देगा, 3/2 जो है c का 3/2, जहां c प्रकाश का वेग है, तो मतलब प्रकाश के वेग के 3/2 वेग से वह इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। बताओ अब उसका जो है आवेश कितना होगा। अब जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है कि भैया, जिसने गुणधर्म पढ़ा हुआ है कि भैया वेग से तो आवेश पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो वो तो इसमें डायरेक्ट इसी ऑप्शन पे टिक कर देगा, ठीक है। अगर वो माइनस नहीं भी लगा रहा है, इतना भी छोड़ रहा है, और यही ऑप्शन आपके पास वहां है, तो इस पे टिक लगा देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वरना वो इन सब में गणित में उलझता रहेगा और उसको कोई फॉर्मूला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई फॉर्मूला है ही नहीं। फॉर्मूला जो है वह तो द्रव्यमान के लिए है, ठीक है। द्रव्यमान में परिवर्तन पूछता तो हम तुरंत निकाल लेते कि ये बाद वाला, ये पहले वाला, यहाँ पे वेग जो है उसका खुद का वेग होता है, c जो होती है वो लाइट की स्पीड होती है, तो वो मान रख के हम निकाल सकते थे। पर ये तो द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वेग के लिए तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं आवेश पे। तो आवेश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसके साथ, वेग के साथ। वेग जो है वो कितना भी बढ़ा लो, कितना भी कम कर लो, आवेश उतना ही रहेगा। तो ये एक हमारा गुणधर्म था जिस पे आधारित मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, छोटा सा क्वेश्चन है। अब जो है बच्चों, हम आपकी बुक का पेज नंबर जो 8 है उस पे उदाहरण नंबर 1.5 देखेंगे। उदाहरण नंबर 1.4 तक हम पहले ही देख चुके हैं, तो अब जो है हम उदाहरण नंबर 1.5 देखेंगे। उदाहरण नंबर 1.5 देखिए क्या कह रहा है। उदाहरण मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको जो है एक डिस्प्ले करवा दूंगा उदाहरण, मैं डायरेक्ट यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि समान आवेश वाले दो धनायन है जो कि परस्पर जो है 3.7 इंटू 10 की घात -9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य की दूरी 5 आर्मस्ट्रॉन्ग है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, यह आपसे पूछ रहा है। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं ध्यान से अपन। देखिए सबसे पहले तो समान आवेश वाले
दो धनायन हैं, ठीक है, समान आवेश वाले दो धनायन, उनके बीच में बल कितना लग रहा है बच्चों? 3.7 इंटू 10 की घात 9। तो बल जो है F जो है वह कितना है? 3.7 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युतिकी बल लग रहा है उनके मध्य 3.7 इंटू 10 की घात -9 न्यूटन। ये प्रति आकर्षित करते हैं क्योंकि दोनों ही धनायन है। और उनके मध्य दूरी जो है, दोनों के मध्य दूरी जो है वो दी हुई है 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो आपको याद करना है कि प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कम तो होंगे, पॉजिटिवली चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या धनायन और ऋण आयन की संख्या समान होती तो वो उदासीन हो जाता। अब धनावेशित है, इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है? जितने प्रोटॉन ज्यादा है। जितने प्रोटॉन ज्यादा है उतने ही इलेक्ट्रॉन कम है। एक बात भी निश्चित है कि ये आवेशित है, तो किसकी वजह से है? ये आवेशित है जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन से या एक्स्ट्रा जो आपके धनायन है उनकी वजह से, ठीक है, जो धन आवेश है उनकी वजह से जो है चार्ज है। तो बच्चों जो आवेश है वो किसकी वजह से? जो भी आवेशित जो भी एक्स्ट्रा आवेश है या वो जो वस्तु आवेशित है, जितने भी कूलाम चार्ज की वजह से, वो किसकी वजह से वो आवेश, वो क्यों किसकी वजह से है? वो आवेश जो है वो किसकी वजह से है? जो एक्स्ट्रा धन आवेश है उनकी वजह से। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो 19 पॉजिटिव और 18 नेगेटिव हैं, तो 19 18 पॉजिटिव तो 18 नेगेटिव से कैंसिल हो जाएंगे, इनकी वजह से तो कोई आवेश है ही नहीं। वस्तु पे आवेश किसकी वजह से? उस एक पॉजिटिव की वजह से। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर इस उदाहरण की बात करूं तो वहां कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैं ये पता लगा लेता हूं कि कितने प्रोटॉन ज्यादा है, क्योंकि आवेश किसकी वजह से है? प्रोटॉन्स की, जो धन आवेश है उनकी वजह से, जो एक्स्ट्रा धन आवेश है उनकी वजह से आवेश है वहां पे। प्लस वालों की वजह से जो है एक्स्ट्रा जितने भी प्लस के हैं उनकी वजह से आवेशित है। तो वो आवेश कितने जो है धन आवेशों का है ये मैं याद कर लेता हूं। जितने भी धन आवेशों का वो आवेश होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? उसमें कम होंगे। ये बात आ गई होगी मेरे ख्याल से आपको समझ में। तो देखिए, मान लो, माना जो प्रत्येक जो आवेश है जो प्रत्येक आयन है उस पे जो आवेश है वो मैं मान लेता हूं Q, माना, क्योंकि दोनों पे समान है, पहले पे Q है तो दूसरे पे भी Q ही होगा। माना प्रत्येक आवेश, माना प्रत्येक आयन पर आवेश कितना है बच्चों? Q। पहले पे Q है तो दूसरे पे भी क्या होगा? Q। अच्छा, बल कितना दिया हुआ है दोनों के मध्य? 3.7 इंटू 10 की घात -9 न्यूटन। और दूरी जिसे हम R के द्वारा भी दर्शा देते हैं वो कितना दिया हुआ है? 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसको अगर मैं मीटर में बदलना चाहूं तो कैसे बदलूंगा? 5 इंटू 10 की घात -10 मीटर। ये जो है बहुत ही छोटी इकाइयों, छोटी जो संख्याएं होती है उनको दर्शाने के काम में आता है। ठीक है, तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी दूरी आ गई। अब बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर Q1 Q2 बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। अब इसने वैसे जो है माध्यम की बात नहीं की है कि कौन सा माध्यम हमें लेना है, इसलिए मैंने एप्सिलॉन नॉट ले लिया। जब कोई माध्यम की बात नहीं करे तो हम समझ जाते हैं कि वो निर्वात की या वायु की बात कर रहा है, जहां पे हमें एप्सिलॉन नॉट लेना है। परमिटिविटी को क्या लेना है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब मेरे को यहां पता है F का मान कितना दिया हुआ है? 3.7 इंटू 10 की घात -9 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 और Q2 दोनों ही मैंने क्या लिए हैं? Q लिए हैं, क्योंकि प्रत्येक आयन पर आवेश कितना माना है मैंने? Q। पहले पे भी Q, दूसरे पे भी Q, क्योंकि दोनों समान हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q इंटू Q बटे R। R का मान कितना आया बच्चों? 5 इंटू 10 की घात -10 का स्क्वायर।
ठीक है, 5 × 10 की घात -10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 3.7 × 10 की घात -9 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 2 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9 इंटू क्यू स्क्वायर बटे 25 × 10 की घात -20 लिख सकता हूं इसे। यहां से मैं क्या करता हूं, क्यू स्क्वायर जो है उसको अकेला छोड़ता हूं, ये भाग में गुणा में चल जाएगा, गुणा में भाग में आ जाएगा। तो क्यू स्क्वायर का मान क्या जाएगा 3.7 × 10 की घात -9, ये भाग में है इसके साथ गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में है किसमें आ जाएगा बच्चों, भाग में। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बराबर, देखो बच्चों पहले घातों को हल कर लेते हैं। 10 की घात -20 -29, और ये प्लस का 9 है, ऊपर जाके ये भी माइनस का 9 हो जाएगा, तो -29 और -9 माइनस के 38। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3.7 × 25 × 10 की घात -38 बटे 9। ये आ गया बच्चों हमारा क्यू स्क्वायर का मान। अगर ये क्यू स्क्वायर का मान है तो क्यू का मान क्या आएगा बच्चों, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। तो क्यू बराबर 3.7 का वर्गमूल हम लगभग निकाल लेते हैं 1.9 × 25 का वर्गमूल 5, 10 की घात -38 का वर्गमूल 10 की घात -19 और 9 का वर्गमूल 3। ये किसका मान आ गया बच्चों, ये आ गया क्यू का मान। किसका मान आ गया, क्यू का मान आ गया बच्चों। ठीक है, इसे जो है अगर हम हल करते हैं तो, या अभी इसको बाद में हल कर लेंगे, पहले ये क्यू का मान आ चुका है। अब ये क्यू का मान आ गया, इस क्यू के मान को अगर आप देखेंगे तो ये क्या दर्शा रहा है, ये क्यू का मान क्या दर्शा रहा है, ये क्यू का मान दर्शा रहा है आवेश कितना है, टोटल आवेश कितना है, कितना एक्स्ट्रा आवेश है। तो प्रत्येक आयन की वजह से, क्यू का माना था मैंने प्रत्येक आयन पे आवेश, तो प्रत्येक आयन की वजह से आवेश कितना है, इतना है। प्रत्येक आयन की वजह से आवेश कितना है, इतना। और ये आवेश किसकी वजह से है, वो जो एक्स्ट्रा धनायन है उसकी वजह से, जो एक्स्ट्रा धनायन है उसकी वजह से। तो ये जो आवेश है ये उस एक्स्ट्रा धनायन की वजह से है, या एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। और मैंने बताया जितना पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, जितने जो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है उतने ही कम क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो मैं ये पता लगा लेता हूं कि ये जो ये जो आवेश है इसके ये कितने जो है, इसको मतलब कितने पॉजिटिव चार्ज या कितने धनावेश जो हैं उनका टोटल मिला के ये आवेश है, या इस आवेश को धारित करने वाले कितने टोटल पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्वांटाइजेशन से हमने पढ़ा था, क्वांटीकरण से Q बराबर NE। तो Q कितना आएगा बच्चों, 1.9 इंटू 5 × 10 की घात -19 बटे 3। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा बराबर n मतलब कितने आवेशों की वजह से ये आवेश है, और E मतलब वही 1.6 × 10 की घात -19। ठीक है, यहां से n का मान निकालेंगे तो ये भी भाग में आ जाएगा, 1.9 × 5 × 10 की घात -19 बटे 1.6 × 3 × 10 की घात -19। अब 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 19 5 95, और ये आ जाएगा 48। अब अगर आप 48 का भाग 95 में दोगे तो कितनी बार आएगा बच्चों, ये 1 7 4 पॉइंट लगाओगे तो ये लगभग 9 बार जाएगा। अभी आ रहा है 1.9, n का मान कितना आ रहा है 1.9। अब बच्चों जो n है वो संख्या होती है, और ये आपने क्या पढ़ा था, ये पूर्णांक का गुणा होता है, ये किसी पूर्णांक का गुणा होता है। ठीक है, इंटीजर का मल्टीपल होता है, ये +2 -2 किसी कोई ऐसी संख्या होगी जो पूरी तरह से गुणा रही हो। ये पॉइंट में है तो इसे आप लगभग क्या मान लोगे, n जो होता है वो पूर्णांक होना चाहिए, तो ये 2 मानोगे आप इसे। n का मान क्या मानोगे, 2 मानोगे। ठीक है, तो n बराबर 2 आया है। देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण 1.6 को बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड उदाहरण है। ये उदाहरण आपको खुद को करना है। इसमें हमें जो है निर्वात में रखे 2 बिंदु आवेशों के मध्य बल दे दिया 18 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद जो है
एक कांच का अगर कांच के माध्यम की बात किया तो कांच के माध्यम का उसने परावैद्युतांक दे दिया ER, यानी कि एप्सिलॉन R दे दिया। कितना दे दिया बच्चों? परावैद्युतांक दे दिया उसने 6। आपको याद करना है कांच में अगर उन दोनों आवेशों को रखा जाए तो उनके मध्य बल क्या होगा। तो हमने फॉर्मूला याद किया था कि ER जो होता है वो क्या होता है, F/Fm, मतलब निर्वात में या वायु में बल बटे माध्यम में बल। तो ER का मान आपको दे दिया है, F का मान दे दिया है, Fm याद करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन में आपको इसी परावैद्युतांक पे आधारित एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको यहाँ बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों। दो बिंदु आवेश वायु में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। दो बिंदु आवेश हैं वायु में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो माध्यम अगर हम वायु लें तो दो बिंदु आवेश लिए हमने और उनके बीच की दूरी है 40 सेंटीमीटर। उनके मध्य कार्यरत बल अगर F है, इनके मध्य मान लो कोई F बल कार्यरत है, उन्हें तेल में कितनी दूरी पर रखें कि उनके मध्य बल में कोई परिवर्तन न हो और तेल का परावैद्युतांक दे दिया उसने 5। अभी कह रहा है कि उन्हें तेल एक माध्यम लेना है हमें और उसमें हम उस माध्यम में या तेल वाला जो माध्यम है उसमें उन्हें कितनी दूरी पर रखें, मतलब दूरी कम करें या बढ़ाएं कि बल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो देखिए वायु की बात करें अगर अपन, वायु में बल क्या होगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये Q है, ये भी Q है, या Q1 Q2 मान लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। R दूरी कितनी है 40, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ R²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे 40 का स्क्वायर। ठीक है, अगर तेल की बात करें, तेल में मान लो उन्हें R दूरी पर रखा हमने, तेल में अगर R दूरी पर रखेंगे तो बल कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था वायु के लिए, अब माध्यम में तेल में ले रहे हैं तो एप्सिलॉन m मान लिया हमने। ठीक है, एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटे, एक काम करता हूँ x दूरी पे मान लूंगा कि माना तेल में उन्हें x दूरी पर रखा गया और तेल की जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन m मान ली है। ठीक है, चलिए अभी कह रहे हैं कि दोनों बल समान रहने चाहिए, तो ये x का मान कितना हो अगर दोनों बल समान हो, इसीलिए मैंने इसको भी F और इसको भी F लिखा है। तो अगर दोनों बल समान होंगे तो ये मान इसके बराबर हो जाएगा, ये मान इसके बराबर हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे 40 का स्क्वायर 1600 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बटे x स्क्वायर। मान लो तेल में जो है उन्हें x दूरी पर रखा Q1 Q2, बल अब भी F ही कार्यरत है दोनों के। ठीक है, तो ये x दूरी कितनी हो कि ये दोनों समान आ जाए, तो मैंने समान रख दिया। अब समान रखने पर जो x का मान आएगा वही जो है वह मान होगा जिसपे दोनों बल समान होंगे। तो समान रख दिया है, दोनों बलों को समान करना था हम। ठीक है, 1/4 पाई से ये कट जाएगा, Q1 Q2 से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों 1/एप्सिलॉन नॉट 1600 बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू x स्क्वायर। चलिए x का मान निकाल लेते हैं, सॉरी एप्सिलॉन m आएगा, यहाँ एप्सिलॉन m था, एप्सिलॉन m, तो x का मान निकाल लेते हैं। x को अकेला छोड़ेंगे तो x स्क्वायर तो इधर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1600 इधर आ जाएगा बटे एप्सिलॉन m आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा इसने एक चीज कही थी कि तेल का परावैद्युतांक कितना बताया था इसने 5। तो बच्चों परावैद्युतांक का फॉर्मूला हमने पढ़ा था एप्सिलॉन r, जिसे कहते हैं क्या होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युतांक क्या होता है। अब ये सब चीजें जो हैं ये पुरानी चीजें हैं, इसका अलग से मैंने परावैद्युतांक, परावैद्युतशीलता, इसका अलग से लेक्चर भी बनाया है, तो शायद लेक्चर नंबर 6 है वो आप देखिएगा अगर आपको याद नहीं आ रहा है। परावैद्युतांक जो है जिसे हम एप्सिलॉन r द्वारा दर्शाते हैं क्या आता है माध्यम में विद्युतशीलता बटे निर्वात में या वायु में विद्युतशीलता। ठीक है, तो इसका तेल का कितना दिया हुआ है एप्सिलॉन r कितना दिया हुआ है 5, परावैद्युतांक तेल का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5। ठीक है बच्चों,
तो 5 बराबर क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट। 5 बटे क्या होगा, 5 बराबर, सॉरी 5 किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि तेल का परावैद्युतांक 5 है और परावैद्युतांक का फॉर्मूला ये होता है माध्यम में विद्युतशीलता बटे निर्वात में या वायु में विद्युतशीलता। तो यहां से अगर मैं मान निकालूं, देखो एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट 5 के बराबर है, यहाँ मेरे पास क्या है एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन एम, तो आप मुझे बता सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन एम का मान 1/5 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 1/5, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 1600, ये कट जाएगा 320, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 320। ठीक है बच्चों, ये 320 आ चुका है। तो इसको आप बच्चों मीटर में लिख लेना, मैंने शायद यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया, क्योंकि अगर सेंटीमीटर में लोगे तो फिर इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं इन सब की तो ये जो है ऐसा ही मात्रक होता है और दूरी में ऐसा ही मात्रक क्या लेते हैं मीटर। तो अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलना, वो मैं मुझे ध्यान नहीं रहा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। अभी मैं प्रश्न में इसको चेंज कर रहा हूँ, अगर आप सेंटीमीटर लोगे तो यहाँ पे उसको फिर मीटर में बदलना, ठीक है, 100 से गुणा करके। तो एक्स स्क्वायर का मान ये आ गया, तो एक्स का मान क्या आएगा बच्चों √320। अब √320 आप पॉइंटों में निकाल लेना, जो भी आएगा मान वो आप देख लेना इसमें कि √320 का जो है पॉइंटों में क्या मान आएगा। ठीक है बच्चों, जो है ये जो है लगभग 25 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। 25 पॉइंट नहीं, सॉरी 18 पॉइंट या 19 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो आप देख लीजिएगा एक्स का मान जो भी आएगा अंडर रूट में। तो बच्चों ये जो है इस दूरी पर √320 मीटर की दूरी पर अगर आप रखेंगे दोनों आवेशों को तेल में, तो बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल अभी भी उतना ही रहेगा जितना कि जब वो वायु में रखे थे, उतना ही बल यहाँ तेल में भी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ मैं। 2 बिंदु आवेश थे, वायु में उन्हें 40 मीटर की दूरी पर रखा था। यदि उनके मध्य कार्यरत बल F है, अगर उनके मध्य कार्यरत बल F है तो उन्हें तेल में कितनी दूरी पर रखेगी, उनके मध्य बल में कोई परिवर्तन न हो, तेल का परावैद्युतांक 5 है। तो मैंने पहले बल निकाल लिया, फिर मैंने तेल में बल निकाल लिया, बस तेल में और वायु में एक अंतर आएगा, यहाँ आएगा एप्सिलॉन और यहाँ एप्सिलॉन एम, यहाँ दूरी है जो है उसकी r 40 है और यहाँ मैंने x दूरी मान दी। दोनों बलों को समान बनाए रखना है हमें, तो दोनों बलों को समान बनाने पर x का मान जो आएगा वही क्या मान होगा, कितनी दूरी पर दोनों का बल क्या होगा, समान होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए और बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। आपकी किताब का उदाहरण नंबर 1.7 कूलाम के नियम को अगर आपको ढंग से अप्लाई करना है और अगर ढंग से समझना है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिए। और इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट हमारे काम आएगा वेक्टर वाला, वो आगे के पाठों में भी हमारे काम आएगा, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु आवेश Q1 दिया हुआ है 2 कूलाम और साथ में उसका दिया हुआ है स्थिति सदिश। एक Q2 -5 कूलाम साथ में दिया हुआ है, उसकी स्थिति दी हुई है, ये इसके निर्देशांक दिए हुए हैं कि Q1 कहाँ स्थित है 2,1 पे, ये इसका x का मान हो गया, ये y का एक द्विविमीय कार्तीय तल पर या x y जो अक्ष है उसके मध्य ये कहाँ स्थित है वो हमें बता रखा है। ठीक है, इसी प्रकार Q2 जो है उसका आवेश तो है -5 कूलाम और -2m और 4m, ये क्या है उसका स्थिति सदिश है या उसकी स्थिति है, उसका बिंदु है, सदिश के रूप में तो अब लिखेंगे हम इसको, ये उसका बिंदु है एक तरह से। ठीक है, इन पर स्थित है, आपको Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है। अब सुनने में तो ये लाइन बड़ी सिंपल सी लग रही है कि Q2 पर Q1 द्वारा बल ज्ञात करना है आपको, बट बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पर्पज से, ये इस क्वेश्चन की जान है। ये लाइन समझ में आएगी तो क्वेश्चन हमारे लिए फिर आसान है। ठीक है, ये लाइन बहुत 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 जरूरी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, कैसे है देखिए, मान लो Q1 यहां लिख देता हूं मैं, Q1 हो गया आपका और ये हो गया 2 कूलाम 2 मीटर, 1 मीटर, और Q2 हो गया -5 कूलाम और ये हो गया -2m और 4m। ठीक है, अब ये कह रहा है Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है, तो आपको तो बल ज्ञात करना है F वेक्टर,
किस पे किसके द्वारा लगाया गया बल? 2 पे 1 के द्वारा लगाया गया बल। तो आपको मैंने बताया था जब कूलाम का नियम पढ़ाया था, इसको लिखते हैं 2 पे 1 के द्वारा लगाया गया बल, 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल F21। अगर 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना होता तो F12 लिखते, पर ये F21 होगा। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। अच्छा, बल का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। किससे? कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम द्वारा लिख सकते हैं आप। F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो F21 क्या होगा यहाँ पे? K का मान 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 2 इंटू Q2। अब यहां आपको -5 लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां आप डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने आवेश पढ़ाया था तो आपको बताया था कि आवेश क्या है? एक अदिश इकाई है या अदिश राशि है, सॉरी। और आवेश जो है उसका चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आवेश आपका सिर्फ आवेश का परिमाण आवश्यक होता है, चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आवेश कितना ले लिया मैंने? प्लस का ही 5 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बटे, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ तो -5 था, आपने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे आवेश जो है वो क्या है? एक अदिश राशि है और उस पे चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ चिन्ह किसको दर्शाता है? उसके आवेश को, कि उसके आवेश की प्रकृति को, कि धनावेशित है या ऋणावेशित। तो लिखते समय मुझे सिर्फ परिमाण से मतलब होता है, इसलिए मैंने +5 लिखा है। बात आती है ये दूरी। अब ये दूरी तो मुझे दी गई नहीं है, मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिए हुए हैं इनके निर्देशांक। अब देखिए बच्चों, एक बात क्लियर मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे ये जो R स्क्वायर है, ये है तो इनके मध्य की दूरी। अब ये दूरी कितनी होगी, कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, पहली बात तो अगर आपको F वेक्टर चाहिए और वेक्टर के रूप में ही चाहिए, अगर वेक्टर के रूप में नहीं चाहिए होता तो ये इनकी स्थिति नहीं देता, ये डायरेक्ट क्या दे देता? दूरी। क्योंकि स्थिति देगा तो स्थिति सदिश ज्ञात करोगे ना आप, पोजीशन देगा तो पोजीशन वेक्टर निकालोगे ना। तो पोजीशन वेक्टर निकलवाने के लिए उसने पोजीशन दी है, मतलब चाह तो वो वेक्टर के रूप में रहा है, तो बल किस रूप में चाह रहा है? वो वेक्टर के रूप में, परिमाण के रूप में नहीं, स्केलर फॉर्म में नहीं चाहिए, उसको वेक्टर फॉर्म में चाहिए जो बल है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या चीज होती है? Q1 Q2 तो अदिश है, K कांस्टेंट है, ये R जो है वही तो वेक्टर के रूप में लिखते हैं हम, क्योंकि विस्थापन जो होता है वही तो सदिश होता है। तो इसी, यही तो एक चीज है जो बल को किस रूप में लिखने देती है हमें? सदिश के रूप में। तो इसको हमें सदिश के रूप में लिखना है। R यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं? विस्थापन। अगर दूरी लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दूरी क्या है? अदिश, इसलिए इसको क्या लेते हैं? विस्थापन लेते हैं। अब देखो बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है? 2 पर 1 द्वारा लगाया गया बल, 2 पर 1 के द्वारा क्या बल लगेगा? इसको एक छोटे से उदाहरण से मैं समझ जाता हूं आपको। एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक व्यक्ति यहां खड़ा है। मान लो इसका वजन है 15 किलो और इसका वजन है 35 किलो। ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, यह व्यक्ति इसको अपनी ओर खींच रहा है। अगर यह व्यक्ति इसको अपनी ओर खींच रहा है तो ये बल तो लगा रहा है ना, बल तो लगा रहा है, हमें तो बल से मतलब है, बल तो लगा रहा है। ये 15 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी, अब ये इससे खींचे नहीं खींचे, इसका विस्थापन हो नहीं हो, वो तो बात दूसरी है। ये तो बल लगा रहा है ना, ये इस पे बल लगा रहा है। ठीक है, अगर ये इस पे बल लगा रहा है तो बल की दिशा क्या होगी? यही तो होगी, क्योंकि बल तो इधर ही खींच रहा है ना, ये पुल कर रहा है, उसको पुल कर रहा है तो बल की दिशा ये, धक्का दे रहा होता तो बल की दिशा ये होती। ठीक है, अब यहां हम बात कर लेते हैं, Q1 है प्लस का, Q2 है माइनस का। तो पहली बात तो Q1 Q2 को खींचेगा या धक्का देगा? तो क्योंकि ये आवेश जो है वो विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे का करते हैं आकर्षित, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा। और जो बल है F21, उसकी दिशा क्या होगी? ये होगी। F21 की दिशा क्या होगी? Q1 की ओर होगी। F21 की दिशा क्या होगी? Q1 की ओर होगी, क्योंकि ये इसको अपनी ओर खींचेगा। क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो आकर्षण बल लगेगा, और बल की दिशा क्या होगी? ये होगी। अगर ये पूछता कि 2 द्वारा Q2, ये पूछता Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, तो Q2 इसको खींचता तो इस तरफ दिशा होती, पर हमें तो Q1 के लिए पूछ रहा है तो हम दिशा ये मानेंगे, Q2 के लिए पूछता तो दिशा ये मानते। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये F21 हो गया। अब दिशा ये है बल की दिशा ये है, तो ये तो प्रारंभिक हो गया और ये अंतिम मान हो गया। दिशा के हिसाब से ये प्रारंभिक मान माना जाता है और ये अंतिम मान माना जाता है। तो जो विस्थापन होगा वो इस दिशा में माना जाएगा, खींचेगा अगर ये व्यक्ति तो इसी दिशा में तो जाएगा, तो विस्थापन इस दिशा में होगा, विस्थापन इस दिशा में होगा, यहां से यहां जाएगा, तो ये प्रारंभिक और ये अंतिम।
और विस्थापन कैसे निकालते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूरी की सदिश लेंगे हम वो किस हिसाब से लेंगे, मॉड आर। अब आर का यहाँ पे वेक्टर क्या बनाएंगे अपन, R1, क्योंकि ये अंतिम है, माइनस R2, इसका स्थिति सदिश माइनस इसका स्थिति सदिश, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ये अंतिम क्यों है, क्योंकि विस्थापन इस दिशा में है। अगर उस दिशा की बात करते तो फिर ये अंतिम होता, तो उस दिशा, उस स्थिति में बल तो हो जाता हमारा F12 और ये हो जाता हमारा R2 माइनस R1। बट अभी हमारा जो बल है वो क्या है, F21, तो इसका क्या होगा, R1 माइनस R2 इस दिशा में होगा। ठीक है, ये अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये खींचेगा तो इसी दिशा में। ठीक है, चलिए इसमें फिर अलग अलग स्थितियां हो जाती है। मान लो ये प्लस का होता तो उस दिशा में ये इसको प्रति आकर्षित करता, उधर धक्का देता, उधर धक्का देता, तो बल की दिशा भी वो होती। ठीक है, उस स्थिति में हम Q2 माइनस Q1, R2 माइनस R1 करते हैं। तो ये तो अलग अलग चार्ज की उस पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अच्छा, और आप जानते हैं यहाँ पे जब हम इसको सदिश के रूप में लिखते हैं तो ये R12 कैप भी आता है, तो यहाँ पे ये R12 कैप आ गया। ठीक है, ये तो आता ही है, इसकी दिशा तो दर्शाते ही है ना हम। चलिए, तो F21 वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मान लिख देंगे 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू 5 दूनी 10 बटे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और ये R12 कैप। अब आपको पता है ए वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर जो होता है हमारा वो क्या होता है, ए वेक्टर होता है ए कैप मॉड ए। तो यहां से ए कैप का मान कितना आएगा, ए वेक्टर बटे मॉड ए। ठीक है, तो ए वेक्टर बटे मॉड ए, तो इसको अगर मैं लिखूं वेक्टर के रूप में तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो ये है ही, इसकी जगह लिख रहा हूं मैं R12 कैप का मान क्या आएगा, R12 वेक्टर बटे मॉड R1 माइनस R2। ठीक है, तो R12 की जगह मैं लिख रहा हूं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर तो पहले से है, और ये इससे गुणा होगा तो ये स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, क्यूब, और ऊपर क्या आ जाएगा, मॉड वेक्टर R12। ठीक है बच्चों, चलिए इसको लिख लेते हैं आगे। ये हो जाएगा 90 इंटू 10 की घात 9 इंटू R12 को बाद में लिखूंगा, पहले इसको देख लेता हूं। R1 क्या है यहाँ पे, इसको अगर स्थिति सदिश के रूप में लिखना है आपको तो R12 को कैसे लिखेंगे, R1 तो क्या है, R1 तो है Q1 का स्थिति, और R2 क्या है, R2 है Q2 की स्थिति। तो इसको लिखेंगे कैसे, R12 को कैसे लिखेंगे, R1 माइनस R2, कैसे लिखेंगे, R1 माइनस R2। तो कैसे लिखेंगे, R1 मतलब 2 और x के लिए क्या लगाते हैं हम, आई कैप प्लस 1 जे कैप, माइनस R2 मतलब माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है बच्चों, बटे R1 माइनस R2 का होल क्यूब, तो R1 कितना आएगा, R1 आएगा आपका 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, इसे मैं इरेज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा F21 वेक्टर बराबर 90 इंटू 10 की घात 9 इंटू 2i, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4 आई कैप, और एक जे, ये हो जाएगा माइनस का, माइनस 4 जे में से 1 जे जाएगा तो माइनस का 3 जे कैप, और बटे में भी ये आ जाएगा, बस उसका क्या आ जाएगा, होल क्यूब, 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारा फाइनली। अच्छा, इसको मॉड में लिख देना, ये मॉड में आएगा क्योंकि ये तो हम परिमाण की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसको कैसे खोलेंगे, इसको खोलेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए इसको खोल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, वो इस प्रकार से है मॉड ए प्लस बी, सॉरी
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरह से है। तो मॉड ए कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकालते हैं। ये आपको वेक्टर में मैंने बताया था कि अगर ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के रूप में है तो मॉड ए कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। चलिए, तो यहाँ पे हमें मॉड निकालना है इसका, तो कैसे निकलेगा इसका मॉड, देखिए रफ में करके दिखा देता हूँ मैं। 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप का मॉड क्या होगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5। ठीक है, क्योंकि अगर ए वेक्टर बराबर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप तो मॉड ए क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बटे में इसके साथ तो क्या आ जाएगा 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप, और बटे में आ जाएगा, अभी आपने निकाला 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल सॉरी 19, 16 प्लस 9 का 25, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 10 की घात 9 इंटू 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। बच्चों ये जो वेक्टर की चीज़ मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको लग रहा है ये क्या चीज़ है, तो आप मेरे वेक्टर के दोनों लेक्चर्स देखिए जहां मैंने पूरा बेसिक समझाया हुआ है, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार मैं एक ही चीज़ को नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए मैंने अलग से वो 2 लेक्चर बना दिए हैं, आप वहां से जो है इसको कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 125, 5 का क्यूब। ठीक है बच्चों, 125 आ जाएगा ये। अब इस 125 को आप चाहो तो काट सकते हो 18 बार 5 से, और ये चल जाएगा 25 बार, और ये आ जाएगा 18/25 इंटू 10 की घात 9 इंटू 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। ठीक है, 18 में 25 का भाग देंगे। अब बच्चों आप देखेंगे कि आपका और बुक का आंसर अलग आ रहा है। क्यों अलग आ रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पे, मुझे ध्यान नहीं रहा, ये सी के साथ माइक्रो लगाना चाह रहा था वो, बट उसने लगाया नहीं। ये माइनस का 5 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, तो माइक्रो कूलाम है, तो 5 को और 4 इसको 2 को, दोनों को 10 की घात माइनस 6 से भी गुणा करना था आपको कूलाम में बदलने के लिए, बट वो उसने प्रश्न में लिखा ही नहीं है। प्रश्न में मिसप्रिंट हुआ है वो, पर लास्ट में आप उत्तर देख रहे हैं तो वो कुछ और ही आ रहा है, क्योंकि उसने हल जो किया है वो 10 की घात माइनस 6 लेके किया है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर माइक्रो लगा के करें तो ये आपका होमवर्क है कि अगर मैं यहाँ माइक्रो लगा दूं और 10 की घात माइनस 6 से गुणा करना पड़ेगा फिर आपको, तो उस स्थिति में क्या उत्तर आएगा, कैसे हल करेंगे, तरीका यही रहेगा। बस यहाँ पे 2 इंटू 10 की घात माइनस 6 और 5 इंटू 10 की घात माइनस 6 और आ जाएगा, और उस हिसाब से फिर क्वेश्चन आपका बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये 18/25 को हल कर लेना आप, और ये जो भी उत्तर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बल आ जाएगा F21, यहाँ लिख देना न्यूटन। बात आ गई समझ में। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 1.7 है। अब इसी पे आधारित बच्चों एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको, ये तो नहीं था मतलब कूलाम के नियम पे आधारित नहीं था, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था, जो हमने रिंग जो स्फीयर वाला पढ़ा था, अचालक गोले में के कारण विद्युत क्षेत्र जो हमने ज्ञात किया था गाउस के नियम की मदद से। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन के लेवल का एग्जाम, कंपटीशन के लेवल का क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन अभी, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें वो क्वेश्चन, सबसे पहले वही क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो में अब जो वीडियो आएगा वो एक क्वेश्चन वो क्लियर करवा दूंगा। बिल्कुल उसमें यही कंसेप्ट लगेगा, पूरा दिशा का यही कंसेप्ट लगेगा, बस उसमें हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है। यहाँ हमने बल की दिशा देखी है, तो वहां हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी थी, और कोई उसमें समस्या नहीं होगी। ठीक है, वहां पे हमने उसके अंदर लिया था शायद उसे, तो यहाँ इस बिंदु पे था, तो यहाँ पे क्योंकि प्लस आवेश होते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होती, वो मैं आपको बता दूंगा जो भी है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जो कि कंपटीशन लेवल था, उसमें कंसेप्ट पूरा यही लगेगा। तो उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट करवा दूंगा। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, वो भी हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो है
इसी तरीके से वीडियो आया करेगा। एक वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देखा करेंगे पिछले चैप्टर के, और एक वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर किया करेंगे। ठीक है बच्चों, तो तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और इसके अलावा और कोई समस्या है, या मान लीजिए आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, वेक्टर समझ में नहीं आया। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बाद वाले टॉपिक में समझ में नहीं आ रही है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लेक्चर मैं पहले ही करवा चुका हूं, तो एक बार आप वहां जाके देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में क्या समझाया था। अगर आप बीच में से लेक्चर देख रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, आपको शुरू से सीरीज को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आ पाएंगे। वेक्टर में कोई प्रॉब्लम है, 2 लेक्चर बनाए हुए हैं मैंने वेक्टर के, उनको देखिए। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइए, तो मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।